हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मूल्यांकन के विषय में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक अध्ययन। इसकी यूनिट नंबर 12 का जो सिलेबस है वो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जो कि भाग 2 के अंदर जो है यूनिट नंबर 12 में दिया गया है दोस्तों, और भाग 1 है जो अपने यूनिट नंबर 11 में था। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 12 है और इसके अंदर हम परीक्षा, अनुभविक साक्ष्य, ये शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, परियोजना कार्य, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अंतिम जो टॉपिक है वो मूल्यांकन को पढ़ने जा रहे हैं, और इस हिसाब से आप देखें ये सिलेबस का भी अंतिम टॉपिक है। 11वीं यूनिट अपने पढ़ चुके हैं, 12वीं यूनिट का ये अंतिम टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि यहाँ 8 यूनिट तक का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। 9वीं यूनिट जो है वो आपकी चल भी रही है, साथ साथ इसकी क्लासेस भी अपलोड हो रही है दोस्तों। ये क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी 10वीं यूनिट कंप्लीट होगी तो ये सारा रीट का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपका हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो 9वीं यूनिट है, ये तो आपके साथ साथ चलती ही रहेगी। इसके साथ साथ में आपकी सामाजिक की एक क्लास और भी चलेगी, जिसमें हमारी आगे की जो कोशिश है वो ये है कि हम कुछ टेस्ट सीरीज लेकर के आएँ, कुछ टेस्ट आपके लिए लेकर के आएँ इन्हीं सामाजिक अध्ययन के टॉपिक वार, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपके क्लियर हो जाए दोस्तों। तो इसके बाद में जो अगली क्लासेज होंगी मेरी, उनके अंदर मैं आपके लिए टेस्ट लेकर के आने वाला हूँ। रोजाना अपने 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है और बढ़िया हो सके। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और जो आपका विश्वास और प्रेम है वो इसी तरह से आपका जो है मिलता रहे, और मिल भी रहा है, जिसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। तो चलिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं मूल्यांकन के विषय में। वैसे तो देखिएगा, ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो आपको साइकोलॉजी में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, कोई और सब्जेक्ट आपके पास में है तो सभी में पढ़ने को मिलता है। यहाँ सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। मूल्यांकन क्या होता है या एवोल्यूशन क्या होता है। सामान्य से सामान्य शब्दों में समझने की दृष्टि से ये देखें अपने कि हमने कोई भी कार्य किया तो वो कार्य हमारा कितना सफल रहा, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने वो कार्य शुरू किया था, क्या वो सारी अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए, वो सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो गए या नहीं हो गए। इन सब को जांचने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है हम उसे मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा में मूल्यांकन की। शिक्षा में मूल्यांकन से अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिएगा, यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं होती है। शिक्षक के द्वारा कराया गया शिक्षण कार्य, और छात्र उसमें करते हैं अधिगम का कार्य। तो शिक्षक ने करवाया शिक्षण कार्य और बच्चों ने किया अधिगम, और इस प्रकार से जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, जिसमें हम कुछ उद्देश्य लेकर के शिक्षण कार्य करवाते हैं। शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करवाता है। तो अब इसके जो उद्देश्य थे, ये शिक्षण कार्य और ये जो अधिगम है वो कितना सफल हुआ, कितने हम उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, क्या कमियां रहेगी, इन सभी को जानने के लिए जिस भी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वो चाहे परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, प्रश्नावली हो, कुछ भी हो, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमने अचीवमेंट्स कहाँ तक लिए हैं, हमने जो उद्देश्य थे उनको कहाँ तक प्राप्त किया है, क्या हमारी सारी बातें जो हमने लेकर के चली थी वो सारी की सारी पूरी हो गई है या नहीं हो गई है। अगर है कमी रह गई तो कौन सी कमियां रह गई हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। देखिएगा, सामान्यतः हम इसे परीक्षा के रूप में देख लेते हैं, लेकिन परीक्षा तो वर्ष में देखिएगा 1-2 बार होती है। परीक्षा एक अलग पद्धति है। मूल्यांकन हमेशा एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। और आज तो देखिएगा, शिक्षा का जो पैटर्न ही है वो CCE पर ही चलता है दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है हमारी शिक्षा पद्धति में अपनाया जा चुका है, जिसमें निरंतर हफ्ते के हफ्ते, 15 दिनों में और 2 महीने के बाद में मूल्यांकन की प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अन्यथा पहले जो परीक्षाएं हुआ करती थी वो साल में 1-2 बार परीक्षाएं होती थी, तो विद्यार्थी तभी पढ़ता था जब वो साल के अंत के अंदर उसकी परीक्षाएं आ जाती हैं। जैसे हम कॉलेज लेवल की बात करें तो अधिकतर जो परीक्षाएं हैं वो साल के अंत में होती हैं। तो बच्चा कब पढ़ता है? पूरे साल वो फ्री घूमता है। अधिकतर छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं, सारों की बात नहीं कर रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि छात्र जो हैं वो लास्ट में जाकर के जैसे ही उनकी परीक्षाएं आती हैं तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो परीक्षा में थोड़ी ये एक
कमियां रह जाती हैं कि वो एक दो बार हुआ करती हैं, लेकिन मूल्यांकन जो प्रक्रिया होगी वो सतत प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। परीक्षा हमने इसलिए ली ताकि जो रिपोर्ट कार्ड है वो बच्चों को दिया जा सके। तो मूल्यांकन जो है वो परीक्षा से कहीं व्यापक है और मापन से भी कहीं ज़्यादा व्यापक है। यहाँ पे इसी के सिमिलर एक और शब्द आता है मापन, जो हम कई बार समझ लेते हैं। मापन क्या है? मापन देखिएगा किसी भी चीज़ का मात्रात्मक जो है वो परिवर्तन है। किसी भी चीज़ में मात्रात्मक कितना परिवर्तन हुआ उसे हम देखिएगा मापन कहते हैं, जिसे मापा जाता है, जो कि नंबर्स में होता है। मूल्यांकन ये होता है कि हमने कितनी प्रगति की है, हमने प्रोग्रेस कितनी की है, वो मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। अब हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो मूल्यांकन जो शब्द है पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं। एवोल्यूशन अपने इसको कहते हैं, इसी का ये हिंदी रूपांतरण होता है। एवोल्यूशन का जो तात्पर्य है वो किसी भी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना माना जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है कि एवोल्यूशन जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है या उसका तात्पर्य क्या है, तो तथ्य के संबंध में देखिए निर्णय लेना, यहाँ निर्णय संबंधित होता है। मूल्यांकन में देखिएगा क्या होगा, निर्णय संबंधित होता है। यहाँ देखिएगा हमने बात की है मूल्य के अंकन की, वे किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी है। हमने कहा किसी भी चीज़ का भाव जो है 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये किलो है, लेकिन वो कम है या ज़्यादा है। किसी बच्चे के 60% अंक आए, वो अब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये उसका जो आकलन करते हैं वही अपने मूल्यांकन की श्रेणी में लेकर के चलते हैं। यानी किसी फैक्ट के संबंध में निर्णय लेना या उसका निष्कर्ष निकालना एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है दोस्तों। और हिंदी भाषा के मूल्यांकन शब्द की बात करें तो वो मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ हो गया मूल्य आंकना। क्या हो गया? मूल्य आंकना। अब मूल्यांकन में देखिएगा जो है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या? संख्यात्मक और गुणात्मक जो है वो दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। जिन चीज़ों और संख्यात्मक में क्या आता है? मापन, जिसको अपने नंबर्स में मापते हैं, और गुणात्मक जिनको नंबर्स में नहीं मापा जा सकता है। और इन दोनों के आधार पर क्या कहा हमने? संख्यात्मक और गुणात्मक के आधार पर अपने क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारण करते हैं और हम बताते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है दोस्तों। तो ये क्या होगा? थोड़ा सा व्यापक है, हिंदी का शब्द का अर्थ जो है अलग रह गया। मूल्य प्लस अंकन, किसी चीज़ की जो है मूल्य आंकने से अपने इसको लेकर के चलते हैं दोस्तों। आप इसको इस प्रकार से भी देखिए समझ सकते हैं, जैसे किसी छात्र ने ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन वो कौन सा कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त कर चुका है, किस प्रकार के विचार रखता है, उसकी भावनाओं का स्वरूप क्या है। जब ये सारी चीज़ें अपने जानते हैं तो वो मूल्यांकन की श्रेणी से अपने जोड़ करके चलते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्य निर्धारण से है। मूल्य अंकन यानी मूल्य आंकना यानी मूल्य निर्धारण करना, अर्थात सीखने के जो अनुभव हैं वो मात्रात्मक और गुणात्मक है। से बालक में किस सीमा तक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। विशेषतः मूल्यांकन में हम किसको लेते हैं? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को लेकर के चलते हैं। तो सीखने के अनुभव चाहे वो मात्रात्मक थे चाहे वो गुणात्मक थे, दोनों को अपने शामिल कर रहे हैं। इनसे जो है बालक में किस सीमा तक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं, इसका मूल्यांकन कर निर्णय देना है। यहाँ देखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा। इससे हम क्या करते हैं? निर्णय निकालते हैं। तो निर्णय यहाँ अपना विशेष स्थान रखता है। इसके बाद में हम बात करें, एनसीईआरटी दिल्ली की पुस्तक है कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार जो अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें निम्न बातों के बारे में निर्णय लिया जाता है। कौन सी बातों के बारे में निर्णय लिया जाता है उनकी बात करें। सबसे पहला जो आता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, या हम किसे मूल्यांकन कह सकते हैं, मूल्यांकन क्या है, और उसमें किस किस बातों के बारे में निर्णय लिया जाता है। हमने कहा निर्णय तो है, लेकिन निर्णय किन बातों के बारे में लिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि शिक्षण उद्देश्य जो हमारे थे उनकी प्राप्ति जो हुई है, लेकिन कितनी सीमा तक हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, पूरी ही हो गई है, उसकी बात अपने यहाँ करते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी हुआ है दोस्तों, यानी हमने जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन तरीकों को अपनाया था वो कितना प्रभावशाली रहा है। उसके बाद में हम बात करें
कक्षागत अधिगम यानी कक्षा में जो अधिगम हुआ वो कितना प्रभावी रहा है, कितना प्रभावशाली रहा है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। ये अपने किसकी बात कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में जो लिखा गया है, जिन बातों के बारे में मूल्यांकन निर्णय देता है उनकी बात अपने कर रहे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से जो अनुभव उत्पन्न हुए हैं उनकी उपयोगिता के बारे में ये निर्णय देता है, निर्णय देने का कार्य करता है। दोस्तों मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सतत बोले तो हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, हमेशा ये चलती रहती है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा उन साक्ष्यों का संकलन किया जाता है जो यह प्रमाणित करती हैं कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुए या नहीं, अगर हुए तो वो किस सीमा तक। इसमें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन में साक्ष्य एकत्रित करते हैं और वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन थे, वांछित यानी जो हम चाहते हैं वो परिवर्तन हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, अगर हो गए हैं तो किस सीमा तक हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, आधे हो गए हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। इन सारी चीज़ों का निर्धारण करने के लिए साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन से प्राप्त परिणाम जो हैं हमारे, उनसे ये पता लगाया जाता है कि दिए जा रहे अधिगम अनुभव बालक में व्यवहारगत परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें जो परिणाम प्राप्त होंगे, परिणामों से हम ये पता लगाते हैं कि जो अधिगम अनुभव यानी जो बालक जो सीख रहा है उससे व्यवहारगत परिवर्तन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, इसकी जानकारी इसके द्वारा मिलती है। दोस्तों इसके बाद में हम देख लेते हैं मूल्यांकन की कुछ एक परिभाषाएं, ताकि ये चीज़ें जो हैं और स्पष्ट हो जाएं। और यहाँ से कई बार परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है, तो दो चार जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में हैरी एंड रिबन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, मूल्यांकन का प्रयोग विभिन्न अनौपचारिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में किया जाता है, अनौपचारिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें एक या अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के मूल्य का निर्धारण करते हैं। अनौपचारिक परिस्थितियों के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है और उन परिस्थितियों में होता क्या है, एक व्यक्ति हो सकता है या अधिक व्यक्तियों के किसी विशिष्ट अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्य का निर्धारण यानी कितना प्राप्त किया है, कहाँ तक उसने प्राप्त किया है। दोस्तों उसके बाद में मोफात की परिभाषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि मूल्यांकन एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है, यानी जो औपचारिक शिक्षा मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, उससे व्यापक है। यह व्यक्ति के विकास की, उसकी भावनाओं की, विचारों की, क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। दोस्तों ये एक तो सतत मानते हैं और एक जो क्लासरूम की है, जो औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि है, उससे कहीं ज़्यादा मूल्यांकन को मान करके चलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इसमें जो उसके देखिए विकास है, उसकी भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, क्रियाओं से संबंधित जो भी वांछित व्यवहार थे उनके रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। क्रोनबेक क्या कहते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये आसान सी परिभाषा है। फिर उसके बाद में अगली जो परिभाषा आती है ब्लूम की, ये इंपॉर्टेंट होगी, हमेशा याद रखिएगा इसको। मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। इसके बाद में अगली परिभाषा कोठारी आयोग ने दी थी। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ इसके घनिष्ठ संबंध हुआ करते हैं, क्योंकि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही तो हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों वेस्ले की परिभाषा अच्छी है, ये इसे एक समावेशित अवधारणा मानते हैं। क्या मानते हैं, ये एक समावेशित अवधारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करती है। दोस्तों ये परिभाषाएं हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें से दो चार कीवर्ड्स को अगर आप देख लेंगे तो परिभाषाएं याद करने में आसानी रहती है। जैसे अभी हमने बात की सतत वाली जो बात है वो कोठारी आयोग में मिलती है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। योग्यता निर्धारण आपको ब्लूम में मिल रहा है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। वेस्ले में समावेशित की बात की है, तो यहाँ से आप एक एक जो कीवर्ड्स है आप उसके साथ में परिभाषा के साथ में जोड़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं
मूल्यांकन की विशेषताओं के विषय में मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहली आती है उद्देश्य केंद्रित। देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से शिक्षण जो होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, उसी प्रकार से मूल्यांकन भी क्या होता है, मूल्यांकन भी उद्देश्य केंद्रित होता है। जिस प्रकार से शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थियों में वांछित परिवर्तन लेकर के आते हैं और इन्हीं व्यवहारगत परिवर्तनों को ही शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। अगर हम बात करें कि शिक्षण उद्देश्य क्या है, हमारे शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे व्यवहारगत परिवर्तन, यानी जो व्यवहारगत परिवर्तन अपने को करने हैं वो सारे के सारे जो हैं शिक्षण उद्देश्य में आते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य हमारे कौन से हो गए, जो व्यवहारगत परिवर्तन है, इन व्यवहारगत परिवर्तनों को ही हम शिक्षण के उद्देश्य कहते हैं। और जो मूल्यांकन है अपना, जो मूल्यांकन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने ये ज्ञात करते हैं कि वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं। कौन से व्यवहारगत परिवर्तन, जो वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हैं वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, शिक्षण और मूल्यांकन दोनों को दिशा प्रदान करना होता है। बिना उद्देश्यों के मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि अपने मूल्यांकन कर किसका रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा। हम मूल्यांकन कर किसका रहे हैं, उद्देश्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो उद्देश्य लेकर के हमने चले थे वो उद्देश्य हमारे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो किस सीमा तक पूरे हो पाए हैं, इनको समझते। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षार्थी अभिस्थापित होता है, शिक्षार्थी द्वारा स्थापित होता है। क्यों होता है, क्योंकि मूल्यांकन के अंदर अपने जिन भी साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं, जो भी अपने साक्ष्य एकत्रित करते हैं और जो भी अपने मूल्य निर्धारण करते हैं, हमने जो भी मूल्य निर्धारण किया, जो भी साक्ष्य एकत्रित किए, वो किससे संबंधित थे, शिक्षक से थे या शिक्षार्थी थे, तो वो सारे के सारे शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं। और हम व्यवहारगत परिवर्तनों से संबंधित जो साक्ष्य एकत्रित करते हैं और व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो सारे के सारे शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं, न कि शिक्षक के प्रयासों से। क्योंकि मूल्यांकन अपने किसका करते हैं, शिक्षार्थी के जो भी व्यवहारगत परिवर्तन है उनका करते हैं, शिक्षक के प्रयासों का मूल्यांकन अपने नहीं करते हैं। अगर उसने वो देखिएगा अचीवमेंट कर लिया है, उसने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, तो शिक्षक के उद्देश्य अपने आप पूरे हो चुके होते हैं। तो इसलिए मूल्यांकन जो है वो शिक्षार्थी अभिस्थापित होता है। फिर हम कहते हैं अनवरत प्रक्रिया। अनवरत प्रक्रिया, जिस प्रकार से विकास एक अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है, वैसे ही मूल्यांकन भी अनवरत होता रहेगा। क्योंकि हमने क्या कहा, विकास अनवरत है, विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो उस विकास का हमें मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए मूल्यांकन भी उसके साथ साथ में हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया मान करके चलते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगला जो हमारा है इसकी विशेषता वो है व्यापकता। व्यापकता कि इसके अंदर जो व्यवहारगत परिवर्तन है, इसमें व्यवहारगत जो परिवर्तन है कितने प्रकार का हो सकता है दोस्तों। देखिएगा, एक तो होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और एक होता है क्रियात्मक। ये तीन प्रकार के जो हैं वो क्या होते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। ये तीन प्रकार के जो हमारे व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं और मूल्यांकन जो है वो इन सभी को शामिल करता है और इसीलिए ये क्या होता है, व्यापकता होती है। इसमें सारे पक्षों को शामिल किया जाता है ताकि सभी आयामों के अंदर परिवर्तनों का जो है मूल्यांकन किया जा सके। इसलिए इसमें बहुत सारी प्रविधियां तकनीकियों का उपयोग किया जाता है ताकि पूरे पाठ्यक्रम और सारे उद्देश्यों को जो है ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जा सके। इसलिए मूल्यांकन सदैव क्या होगा, व्यापक होगा। हमने कहा था कि ये जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो सामान्य दिखाई देते हैं, उनसे कहीं आगे की बात होती है। इसमें सर्वांगीण विकास में जो चीजें शामिल होती हैं उस तरह की अपने बात करती हैं। फिर हम बात करते हैं संख्यात्मक और गुणात्मक। तो ये संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, क्योंकि व्यवहार के कुछ पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन संख्यात्मक रूप से भली भांति किया जा सकता है। जैसे संख्यात्मक की बात करें तो संख्यात्मक के अंदर देखिएगा, जो भी ज्ञानात्मक हैं और जो भी क्रियात्मक व्यवहार हैं, तो इनको जो है संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है, इनको संख्या में बांटा जा सकता है, संख्या के अंदर इनका आकलन किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जो भावात्मक हैं
जो भावात्मक परिवर्तन है उनका जो आकलन है वो कभी भी नंबर्स के आधार पे नहीं हो सकता, संख्यात्मक नहीं हो सकता। इसमें देखिएगा भावात्मक के अंदर उसमें रुचियां भी शामिल हैं, इसके अलावा देखिएगा अभिवृत्ति भी शामिल है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं जिनको अपने नंबर्स में नहीं बांट सकते। तो यहाँ जो मूल्यांकन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ मूल्यांकन होगा गुणात्मक। इसलिए मूल्यांकन के दो प्रकार भी अपने मान के चलते हैं, संख्यात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक का तो कौन सा होता है, संख्यात्मक हो सकता है, भावनात्मक का गुणात्मक होता है दोस्तों। तो ये एक संख्यात्मक भी है और एक गुणात्मक प्रक्रिया भी है, दोनों प्रक्रियाएं अपने मान करके चलते हैं। फिर हम देखते हैं ये कैसी प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है दोस्तों। अब सहकारी प्रक्रिया किस लिए, क्योंकि ये केवल शिक्षक से नहीं हो सकती, इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें शिक्षक भी होता है शामिल और इसमें देखिएगा शिक्षार्थी का भी सहयोग होता है, इसमें अभिभावक भी शामिल होता है, सभी का जो है परामर्श करना आवश्यक होता है। इसके अलावा उसके समुदाय के जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो सबका जो इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके प्रत्यक्ष अनुभव लेकर के सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं मूल्यांकन करने के लिए, इसलिए ये एक प्रकार की सहायक प्रक्रिया मानी जाती है दोस्तों। ये सहायक प्रक्रिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्लेषण संश्लेषण मूलक। इसमें देखिएगा क्या किया जाएगा, विश्लेषण भी किया जाता है, संश्लेषण भी किया जाता है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्र का निर्धारण करना थोड़ा आवश्यक होता है, इसलिए उसका पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा और विशिष्ट चीज़ों को निकालने के लिए उसका संश्लेषण भी करना हमें पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन की अगली विशेषता के विषय में, जो है निदानात्मक। यहाँ देखिएगा मूल्यांकन के जो भी उपकरण हैं, शिक्षार्थियों की कमजोरियां हैं, उनका ज्ञान हो जाता है, यानी हमें निदान पता चल जाता है, उसकी बीमारी जो है, कमजोरी है, उसका पता चल जाता है। तो एक प्रकार से ये जो है निदानात्मक प्रक्रिया भी है दोस्तों। फिर देखिएगा ये अंतर क्रियात्मक है, कभी एक चीज में शामिल नहीं हुआ करती हैं, इसमें शैक्षिक उद्देश्य भी शामिल होते हैं और अधिगम अनुभव भी शामिल होते हैं, इनके मध्य चलने वाली जो है ये अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया होती हैं दोस्तों। तो ये थी मूल्यांकन की विशेषताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लूम का मूल्यांकन त्रिकोण कौन सा है और उसमें कौन कौन सी बातें शामिल है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों ये है ब्लूम का मूल्यांकन त्रिकोण, जिसमें एक सिरे पर तो है शैक्षिक उद्देश्य, इधर अधिगम अनुभव है, यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन या मूल्यांकन के उपकरण अपने ले सकते हैं दोस्तों। बीएस ब्लूम जो है शिक्षा को त्रिपदी मानते हैं। क्या मानते हैं, त्रिपदी मानते हैं, जिन्हें मूल्यांकन उपागम के सोपान भी कहा जाता है। और ये तीनों बिंदु आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि मूल्यांकन किसके करेंगे, अधिगम अनुभवों का भी होता है, शैक्षिक उद्देश्यों का भी होता है, और शैक्षिक उद्देश्यों के हिसाब से अधिगम अनुभव होता है जिनका हमें मूल्यांकन करना होता है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं, यानी शैक्षिक उद्देश्य हमने बना लिए, प्राप्त हुए या नहीं हुए, इसके लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं दोस्तों। त्रिभुज के तीनों बिंदु जो हैं उन पर उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन जो हैं वो स्थित होते हैं और इनमें पारस्परिक निर्भरता होती है, ये ब्लूम कहते हैं। इस प्रकार से मूल्यांकन या बालक के व्यवहारगत जो परिवर्तन है उनका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों और अधिगम अनुभवों से होता है, यानी व्यवहारगत जो परिवर्तन है उनका जो संबंध है वो सीधा संबंध जो उद्देश्य थे, हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे और जो हमारे अधिगम अनुभव थे उनसे हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि व्यवहार परिवर्तन एक प्रमाण है। व्यवहार परिवर्तन क्या है, कि जो व्यवहार परिवर्तित हुआ है वो एक प्रमाण है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। अब कहाँ तक हुई है उसका जो आकलन है अपने मूल्यांकन के द्वारा करते हैं, जिनके माध्यम से अधिगम अनुभव की उपयुक्तता और पर्याप्तता का पता भी चलता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र के विषय में, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो व्यवहारगत परिवर्तन को 6 पहलुओं के माप से अपने ज्ञात कर सकते हैं, 6 क्षेत्र अपने इस करके मान सकते हैं, जिसमें आता है ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन, अवबोध या ज्ञान की प्रयुक्ति, योग्यता और कुशलता, अभिरुचि निर्माण, अभिमत निर्माण और प्रशंसा, ये जो इसके क्षेत्र हो सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। दोनों एक ही बात है, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे पहली बात है कठिन उद्देश्यों का चयन हो जाता है। मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, जो हमारे कठिन उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त नहीं किया गया है, चयन हो जाता है। पाठ्यक्रम की जांच हो जाती है, सही है या नहीं है, कितना उसमें परिवर्तन की
की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम संशोधन, अगर पहले जांच होगी, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है, तो फिर पाठ्यक्रम में संशोधन भी संभव हो पाता है। ये अधिगम के लिए प्रेरणा का कार्य भी करता है। मूल्यांकन से पता, ये एक प्रकार का फीडबैक हो गया, इससे पता चलता है कि आपने उद्देश्य कितने प्राप्त किए, कितनी कमी रह गई है, तो ये भी प्रेरणा का काम भी करता है। छात्रों की स्थिति जानने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी स्थिति अच्छी है, बुरी है, कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ों के लिए ये उपयोगी होता है दोस्तों। व्यक्ति की योग्यता अनुसार चुनाव के लिए भी, कि योग्यता के अनुसार उनका जो चुनाव किया जा सके, चयन किया जा सके और फिर उनको श्रेणियों में बांटा जा सके। बालक की रुचि और क्षमता जानने के लिए भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है कि शिक्षक के, यहाँ पर आप इसको शिक्षण मानिएगा भाई, शिक्षक नहीं है, शिक्षण के जो निदानात्मक उपचार के लिए, क्योंकि मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि कमी क्या है, यानी हमें निदान होता है, तो इस कमी का अपने क्या करते हैं, उपचार। तो पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद में जो है वो उपचारात्मक शिक्षण जो है दिया जाता है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं कि मूल्यांकन के प्रयोजन क्या हैं, कौन कौन से प्रयोजन आते हैं। सबसे पहला आता है कि ये जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों, रुचियों, समझदारी आदि को स्वयं में किस सीमा तक ग्रहण किया है। यानी जो चीज़ें अपने डालने चाहते थे, जो योग्यताएं थी, कुशलताएं थी, वृत्तियां थी, रुचियां थी, समझदारी थी, उसको स्वयं में किस सीमा तक उन्होंने ग्रहण किया है। बालकों की सफलताओं, असफलताओं या विफलताओं, कठिनाइयों, बाधाओं आदि का यथेष्ट जो हमारा निर्धारण है वो मूल्यांकन के द्वारा हो पाता है। मूल्यांकन से बालकों को उचित शैक्षिक और व्यावसायिक पथ प्रदर्शन देने में सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य देखिएगा, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि की उपयुक्तता की जांच करना भी होता है। पाठ्यक्रम में सुधार हेतु भी मूल्यांकन आवश्यक है। ये बड़ी आसान सी बातें हैं दोस्तों। शिक्षण कार्य की सफलता या विफलता की जांच इसी के द्वारा हो सकती है। भी आपने जो पढ़ाया वो अच्छा है, आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को समझ में आ गया तो वो अच्छा है। कितना भी खराब पढ़ाया, बच्चे को समझ में आ गया तो वो अच्छा है। लेकिन आपने कितना भी अच्छा पढ़ाया, बच्चे को समझ में नहीं आया, उसके अनुकूल नहीं था, तो वो फिर शिक्षण की अपने विफलता के अंदर लेकर के चलते हैं। क्योंकि हमें करना क्या है, हम शिक्षण क्यों करवा रहे हैं, अधिगम के लिए करवा रहे हैं। बच्चे में अधिगम होना जरूरी होता है। तो यही चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। शिक्षकों की कुशलता और सफलता का भी ये क्या होता है, मापन होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा मुफाद क्या कहते हैं। ये दो बातें बताते हैं, दो अभिप्राय हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन यह जानने में आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। और दूसरी बात कि शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षक को अपने छात्रों के व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। ये तो एक प्रकार से गौण बात ही हो गई। मुख्य बात कौन सी है, यही मानी जाती है मुफाद के अनुसार। शैक्षिक मूल्यांकन यह जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की बात अपनी कर लेते हैं। तो यहाँ 3 सोपान आते हैं। पहला सोपान है कि उद्देश्यों की उपलब्धि और विस्तार का निर्धारण अपने कर लेते हैं दोस्तों। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उसके पश्चात हम विषय वस्तु से संबंधित उस उद्देश्य का चयन करते हैं जिसका हमें मूल्यांकन करना होता है दोस्तों। फिर चयन किए गए जो उद्देश्य हैं उनकी देखिए विस्तृत अपनी व्याख्या करते हैं। और ये जो व्याख्या होगी सदैव बालक के व्यवहार के परिवर्तन के रूप में की जाती है। इस प्रकार से ये पाठ्य वस्तु से घनिष्ठ रूप से संबंधित किए जा सकते हैं दोस्तों। उद्देश्यों की उपलब्धि और उसके विस्तार का जो निर्धारण है पहले चरण में किया जाता है। दूसरे में अपने बात करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण। देखिए इस सोपान में क्या किया जाएगा, शिक्षक ये प्रयास करता है कि कक्षा की संपूर्ण स्थिति इस प्रकार की हो कि छात्र अपने सीखने की क्रियाओं द्वारा अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। हमने क्या कहा कि कक्षा की संपूर्ण स्थिति को इस प्रकार से रखा जाए कि छात्र सीखने की क्रियाओं का अधिक से अधिक अनुभव कर सके। इसलिए शिक्षण पद्धतियों, सहायक सामग्रियों, पाठ्य पुस्तक आदि की वो सहायता लिया करता है और ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि जिससे बालक नवीन अनुभव जो है प्राप्त कर सके, जिन्हें हम अध्ययन अध्यापन के निर्धारण के रूप में देख करके चलते हैं, उनकी क्रियाओं के निर्धारण के रूप में देख करके चलते हैं। और अंत में अपने तीसरे सोपान की बात करें तो वो है मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। अब इसमें क्या करेगा कि जो भी अपने को मूल्यांकन करना है उसमें कौन से टेक्निक यूज ली जानी है और उसका निर्माण किस प्रकार से होगा, ये चीज़ें अपने इसमें देखते हैं। फिर हम बात करते हैं मूल्यांकन के सिद्धांतों के विषय में कि मूल्यांकन जब हो तो उसमें कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। पहला आता है कार्य संबंधित सिद्धांत। कार्य संबंधित सिद्धांत
मूल्यांकन जो है वो किसी कार्य से संबंधित होना चाहिए, अर्थात वो किसी प्रयोजन को पूरा करने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन तभी अच्छा है जब वो किसी प्रयोजन को पूरा कर रहा है, किसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है। फिर देखिए व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत कहता है कि मूल्यांकन सदैव ही व्यापक होना चाहिए। यहाँ हम व्यापकता का जो अर्थ है वो दो प्रकार से लेकर के चल सकते हैं। एक तो कि मूल्यांकन विषय के संपूर्ण पाठ्य वस्तु की समझ या मापन कर सकने वाला हो। एक नंबर तो क्या कहा हमने, मूल्यांकन विषय जो हमारा विषय उसकी संपूर्ण पाठ्य वस्तु की समझ या मापन कर सकने वाला हो, और दूसरा कि उसमें मानसिक योग्यता की जांच के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की भी जांच जो है वो सन्निहित हो। हमने क्या कहा, व्यापकता की बात कर रहे हैं और व्यापकता में अपने दो चीजें लेकर के चलते हैं। एक तो वो संपूर्ण पाठ्य वस्तु की समझ का मापन करने वाला हो, दूसरा उसमें मानसिक योग्यता की जांच, जो कि मानसिक योग्यता की जांच होगी, उसके साथ साथ जो भी हमारे अन्य उद्देश्य थे उनकी जांच भी सन्निहित होती है। दोस्तों विभेदीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो अध्ययन कर रहे हैं छात्र, उनकी ज्ञान और समझ सदैव एक जैसी नहीं होती, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें रुचि, वातावरण, अध्यवसाय जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसके कारण भिन्नता होना स्वाभाविक है। तो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि वो सुयोग्य और अयोग्य छात्रों के मध्य क्या कर सके, विभेद उत्पन्न कर सके। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं निरंतरता के सिद्धांत की। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलते रहने वाला कार्य है। ये निरंतर कार्य चल रहा है और चलते भी रहना चाहिए। अगर हम परीक्षा को साल में एक बार ही लेंगे तो फिर जो छात्र हैं वो उसी समय पढ़ेंगे जब परीक्षा आ गई। तो अचीवमेंट जो है, अधिगम जो है, कितना प्राप्त किया, तो उसका जो है निरंतर मूल्यांकन तो होते रहना आवश्यक होता है। दोस्तों इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच का सिद्धांत भी काम करता है। आगे हम बात करते हैं भी अच्छा मूल्यांकन कौन सा होगा और अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं जिसे हम एक अच्छा मूल्यांकन कह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि कोई भी अच्छा मूल्यांकन है उसमें उद्देश्यता, व्यापकता, मितव्ययता यानी खर्चीला नहीं होना चाहिए, सुगम, सभी उसको काम में लेना आसान हो, सर्वमान्यता, सभी उसको मान्यता देते हो, प्रतिनिधित्व, जो जिस चीज़ का आपने टेस्ट ले रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाला हो, न्याय युक्त हो, वो गतिशील भी हो, वो सक्षम हो कि वो जो मूल्यांकन के उद्देश्य उनको पूरा कर सके, व्यवहारिक हो, जिसका अंकन करना आसान हो, सरल हो और उसकी भाषा जो है वो अनुकूल हो। इस प्रकार के अच्छे गुण जो हैं वो मूल्यांकन के अंदर होने चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट गुणों की। तो विश्वसनीयता सबसे पहले आता है। विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता का तात्पर्य होता है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों यानी जिस चीज को लेकर के अपने उसका निर्माण किया है उस योग्यता को मापा जा सके। यानी किसी परीक्षा में प्राप्त जो अंक हैं, किसी एक परीक्षा में है, कुछ महीनों के बाद में उसी परीक्षा में दिए जाने पर उसको जो अंक है अगर समान मिलते हैं तो वो जो परीक्षण था वो देखिए विश्वसनीय कहलाता है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमाणिकता या वैधता की। प्रमाणिकता क्या कहती है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी वेद हो, वेद तब होगा किसी ऐसा न हो कि पाठ्यक्रम के किसी एक पाठ से हमने जो है प्रश्न पूछ लिए बाकी से रह गए, तो फिर वो सारी चीज़ों को समेट नहीं रहा है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएं और कक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्य जो है उसी के अनुरूप बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करें वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है दोस्तों? जो आत्मनिष्ठ नहीं है वो वस्तुनिष्ठ है, यानी जहाँ पर पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों जैसे निबंधात्मक प्रश्न की बात करें वो वस्तुनिष्ठ नहीं होते, क्योंकि एक परीक्षक ने किसी प्रश्न के अंदर 5 में से देखिए 2 नंबर दिए, हो सकता है दूसरा चेक करे उसमें 3 दे दे या फिर 1 ही दे दे, तो यहाँ पर वेरिएशन आ गया। लेकिन वस्तुनिष्ठ की बात करें, जैसे एबेसदे वाले जो अपने प्रश्न रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रह गए, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न रह गए, हाँ नहीं वाले रह गए, रिक्त स्थान वाले रह गए, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसमें अगर ए आंसर है तो ए ही रहेगा दोस्तों। तो यानी उसमें कोई भी जो परीक्षक जांच करे अगर 2 नंबर का है, सही होने पर 2 ही मिलेंगे, कम या ज़्यादा होने की संभावना नहीं रहती है। अर्थात कई परीक्षकों की जांच के आधार पर भी छात्रों को समान अंक ही प्राप्त होते रहे। फिर देखिए व्यवहारिकता की बात। व्यवहारिकता है वो ये कहती हैं कि इसका प्रयोग, अंकन और प्राप्त प्रोडक्टों की व्याख्या करना आसान हो, यानी व्यवहारिक हो। दोस्तों ऐसे नहीं कि एक काल्पनिक सा हो जिसको प्रैक्टिकल अपने यूज लेना चाहें तो ले ही ना पाए। दोस्तों मानकीकरण, इसमें निश्चित मानक होने चाहिए जो भी आपका परीक्षण है। इसके बाद में हम बात करते हैं भेद बोधकता के विषय में, यानी जो परीक्षण बनाया गया है वो छात्रों में विभेद कर सके।
तो तभी भेदबोधकता होगा जब उसका प्रत्येक प्रश्न भेदबोधक हो, यानी प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जो कैटेगरी वाइज उनको बांट सके दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों मापन और मूल्यांकन में अंतर के विषय में। तो मापन जो है वो मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन जो है वो गुणात्मक होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, यानी जिस चीज़ के लिए दिया गया है अंक उतने ही बताएगा, लेकिन ये भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक सभी उद्देश्यों को लेकर के चलता है, इसलिए व्यापक होता है। इसका संबंध एक निश्चित समय से होता है, एक ही बार ले लिया तो उसका काम खत्म हो गया। लेकिन मूल्यांकन एक सतत और निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। मापन जो है वो वर्तमान से रिलेटेड होता है, इसमें भविष्य का पता चलता है, भविष्य में वो क्या करने वाला है कथन किया जा सकता है। इसमें कम टाइम लगता है और मूल्यांकन में समय की अधिक आवश्यकता होती है। मापन में जो संसाधन है वो कम चाहिए, लेकिन अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें तो एक परीक्षा के द्वारा जो है हमें पता चल गया दोस्तों। इसके बाद में अपने बात करते हैं मूल्यांकन की प्रविधियों के विषय में, कौन कौन से टेक्निक्स अपने काम में ले सकती हैं दोस्तों, उनकी बात अपने करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो होगी निरीक्षण। यहाँ निरीक्षण के द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं, निरीक्षण के द्वारा हमें पता क्या चल सकता है कि छात्रों के जो हमारे व्यवहार हैं, निरीक्षण से अपने छात्रों के व्यवहार, उनकी क्रियाएं और उनके संवेग और उनकी बौद्धिक, उनकी बुद्धि और उनकी परिपक्वता का जो है अपने मूल्यांकन कर सकते हैं निरीक्षण के द्वारा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी उसकी रुचियां हैं उसमें कितना विकास हुआ है, साथ ही साथ उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं की जांच इसके द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत जो उसकी विशेषताएं हैं, यानी उसमें पर्सनली क्या चीज़ें हैं, वो हमें साक्षात्कार के द्वारा पता चलती हैं दोस्तों। फिर अपने बात करें प्रश्नावली के विषय में, तो ये रुचियों और अभिवृत्तियों से संबंधित हमें ज्ञान इसके द्वारा मिलता है। रुचियाँ और अभिवृत्ति है, उसके मापन के लिए हम जो है इस मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद में रेटिंग स्केल की बात करें, क्रम निर्धारण मापन बोलते हैं इसको। इसमें किसी परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसमें एक रेटिंग बांट ली जाती है और इसमें जो जांच प्राप्त की जाती है, इसमें किसी विशेष क्षेत्र की कुशलता की जांच इसके द्वारा अपने कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं चेक लिस्ट की, यानी जिसे पड़ताल सूची भी कहते हैं। ये जो है व्यक्तिगत सूचना जाननी है, किसी की व्यक्तिगत सूचना जानने के लिए, और इसी के साथ साथ ये जो है मत जानने के लिए भी आवश्यक होता है। चेक लिस्ट काम आती है दोस्तों। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख जो भी छात्र की डायरी है, जैसे मान लीजिएगा छात्र की डायरी हो गई, और शिक्षक द्वारा तैयार किए गए जो भी घटनावृत्त हो गए उनके द्वारा जो है इसका आकलन किया जाता है। और भी जो हमारे अभिलेख पत्र हो सकते हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, ये भी एक प्रविधि है। फिर परीक्षा की बात करते हैं, तो परीक्षा कौन सी हो सकती है। परीक्षा देखिए मौखिक हो सकती है, मौखिक रूप से पूछा जा सकता है, प्रायोगिक हो सकती है, और परीक्षा कैसी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। प्रैक्टिकल करवा के देखा जा सकता है, मौखिक रूप से पूछा जा सकता है, लिखित में भी पूछा जा सकता है। और लिखित जो है वो दो प्रकार की होती है, एक निबंधात्मक और एक वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक की हमने बात की थी कि निबंधात्मक में हम क्या करेंगे, उसकी सुलेख है, उसके लिखने की शैली है, भाषा है, उसका पता चलता है। आत्मगत तत्व जो हैं वो इसमें प्रदान होते हैं। जब हमें ऐसी बात जाननी है तो निबंधात्मक प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। वस्तुनिष्ठ को बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये तथ्यात्मक होती है, बुद्धि का मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो निबंधात्मक परीक्षा है उसको अविश्वसनीय और अवैध भी ठहरा देते हैं दोस्तों। लेकिन किसी का सत्य असत्य के आधार पर तथ्य ज्ञान कितना है, डिसीजन मेकिंग कितनी है, बुद्धि का मापन कितना है, वो सारी चीज़ें हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा पता चलती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी सारी थी मूल्यांकन की प्रविधियां जिनके बारे में हमने जान लिया है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा जो अपना मूल्यांकन टॉपिक था उसको अपने पढ़ चुके हैं। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में भी इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, बस इसमें आगे सामाजिक अध्ययन जोड़ देना इसके अलावा, और इसमें कुछ भी विशेष बातें नहीं थी दोस्तों। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे जो अपने पढ़ेंगे, मैं आपको जो करवाऊंगा वो इसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को अपने शुरू करने वाले हैं। रोजाना कुछ एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक वाइज अपने लेकर के आएंगे दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके दोस्तों। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अतुल्य आरएस का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट वहाँ पर आपको फ्री भी मिल जाएंगे। अगर कॉस्ट पे है तो बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको मिलने वाले हैं।
यहाँ वीडियो के अंदर अपने सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिल ही जाएगा हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। अच्छी बात होती है शेयर करना। और आप चैनल पे अभी आए हैं, पहली बार आए हैं और हमारे साथ ही जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको तुरंत रोज क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही आपको बेल आइकन भी दबाना होगा ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।